जब शासन की बागडोर मौलवी के हाथों में हो, मतलब मौलवी द्वारा शासन चलाया जाए, मतलब दीनी मामलों के जानकार द्वारा जब शासन चलाया जाता है, तो इसे कहते हैं विलायत फ़क़ीह। सुन्नी राज्यों में अक्सर देखा गया है, पर शिया भी इस रिलीजियस फैनेटिसिज्म से बच नहीं पाए और परिणाम सामने है अयातुल्लाह अली खामनेई का रेजीम। ऐसा नहीं है कि विलायत फ़क़ीह से पहले ईरान में अमेरिका और ब्रिटेन का विरोध नहीं होता था, लेकिन तब मुद्दा धर्म नहीं होता था, अर्थ होता था, रिलीजन नहीं बल्कि इकोनॉमी होता था, सेल्फ इंटरेस्ट होता था, पब्लिक इंटरेस्ट होता था, राजा का भी इंटरेस्ट होता था ऑब्वियसली। लेकिन आज अयातुल्लाह अली खामनेई को इस्लामिक वर्ल्ड हीरो बना रहा है। जाहिर है कि वो लोग मुझसे भी यही सुनना चाहते हैं, पर मेरा काम लोगों को खुश करना नहीं है, क्योंकि ना मैं बिजनेसमैन हूं और ना ही मैं पॉलिटिशियन हूं। तो आज जो खामनेई हैं, उनसे पहले अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी शिया इमाम जो थे, वहां से शुरू होता है ईरान की बर्बादी का सफर, या यूं कहें कि पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों की बर्बादी का सफर शुरू होता है। ईरान में जब क्रांति हुई तो उन्होंने 11 वर्षों तक शासन किया था। 1979 में टाइम पत्रिका ने सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में उनको चिन्हित किया था। वह ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। इस्लामी गणराज्य की स्थापना ईरान में करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, खोमैनी को। सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा से लेकर राजनीतिक कैदियों को मरवाने तक का आदेश उनके द्वारा दिया गया था। ओरियाना फुल्लाची, इटालियन पत्रकार, 1979 में इस पत्रकार ने अयातुल्लाह खोमैनी का इंटरव्यू लिया। बहुत ही बोल्ड इंटरव्यू था यह उस समय का, और इसने खुलेआम खोमैनी को तानाशाह कहा था, क्योंकि इंटरव्यू से पहले जो खोमैनी के सिपहसालार थे, उन्होंने उस पत्रकार को चादर से अपना सर ढकने के लिए मजबूर किया था। इसी बात से नाराज होकर उस महिला ने खोमैनी से कहा था, यू आर टर्निंग दिस कंट्री इनटू अ मिडिवल प्रिजन फॉर वुमेन, मतलब आप इस देश को औरतों के लिए मध्यकालीन जेल बनाने जा रहे हैं। जो घटनाएं मैंने बताई हैं यह काफ़ी है यह बताने के लिए कि खोमैनी देश में क्या करने जा रहे थे, और उसके बाद खामनेई ने क्या किया वह भी आपको बताता हूँ। खोमैनी शिया कंट्री को, शिया मुसलमानों को मध्ययुगीन मुसलमान बनाने जा रहे थे, और उनकी इस परंपरा को अयातुल्लाह अली खामनेई, जो आज के सुप्रीम लीडर हैं, ने बखूबी आगे बढ़ाया, क्योंकि दोनों के नाम ही नहीं काम और विचार भी मिलते जुलते थे। अमेरिका विरोध, पश्चिम विरोध, इस्लामी शासन की अवधारणा मतलब विलायत-ए-फ़क़ीह की अवधारणा को खोमैनी की तरह ही खामनेई ने भी आगे बढ़ाया। इस्लामी मौलवियों का राज्य उन्होंने भी मजबूत किया। यहाँ यह भी बता दूं कि विलायत-ए-फ़क़ीह से पहले का जो ईरान था, वहाँ पर मौलवियों का रूल नहीं था, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। उसी तरह से पश्चिम का विरोध पहले भी चलता था। रेजा शाह पहलवी, जिन्होंने 1925 में पहलवी डायनेस्टी की स्थापना की थी ईरान में, वह एक आधुनिक और केंद्रीकृत राष्ट्र बनाना चाहते थे ईरान को। जाहिर है वह राजा थे, तो राजशाही के कुछ अवगुण भी उस समय रहे होंगे, लेकिन मित्र राष्ट्रों के खिलाफ ही उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी। रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ वो चल रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हालांकि दिखाने के लिए वह न्यूट्रल थे। ईरान ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में था, ट्रांजिट रूट पे था, जिसे पर्शियन कॉरिडोर कहा गया, और मित्र राष्ट्र मतलब जो अलाइज राष्ट्र थे, अलाइज कंट्रीज थे, जिसमें ब्रिटेन और सोवियत संघ मेन थे, वह चाहते थे कि ईरान रास्ता दे उन्हें आपसी तालमेल का, आपस में तालमेल बनाने का, रसद का, हथियारों की आपूर्ति का। लेकिन रेजा शाह ने इस काम में रुचि नहीं ली और उन्होंने कहा वह न्यूट्रल हैं। हालांकि वो न्यूट्रल नहीं थे, वह एक्सिस कंट्रीज की तरफ थे, मतलब जर्मनी और उसके समर्थक देशों की तरफ थे। और बार बार कहने के बावजूद जब ईरान ने यूएसएसआर और ब्रिटेन को अपनी ज़मीन से सेना और हथियार भेजने की छूट नहीं दी, तो वो लोग नाराज़ हो गए, और उन्होंने मतलब अलायंस कंट्रीज़ ने, जिसमें कि ब्रिटिश और सोवियत संघ दोनों मेन थे, इन्होंने 25 अगस्त 1941 को ईरान पर हमला कर दिया। जाहिर है रेजा शाह अधिक प्रतिरोध नहीं कर सके, वो हार गए और उन्होंने देश छोड़ दिया, और उनका बेटा मोहम्मद रजा शाह पहलवी राजा बना। और वह राजा बनने के बाद यह जान चुका था कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस से दुश्मनी लेना कोई अच्छी बात नहीं है, फायदे का सौदा नहीं है, तो उसने तालमेल बिठाने की रणनीति अपनाई। और वह गलत भी नहीं था, क्योंकि सुन्नी प्रभाव वाले देश भी, अरब वर्ल्ड भी अमेरिका से खुली दुश्मनी नहीं ले रहे थे। और यही वजह है कि जब इजराइल बना तो अरब वर्ल्ड जहां इजराइल को मान्यता नहीं दे रहा था, तो वहीं पर जो रजा पहलवी था उसने अमेरिका और इजराइल से दोस्ती बनाए रखी, और इसका दुष्परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा। अमेरिका, इजराइल और यूरोप से भले ही ईरान के जनता के हित में थी, लेकिन यह कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। वेस्ट और इस्लाम दोनों अलग अलग संस्कृति हैं, इसलिए रास नहीं भी आना था, यह भी स्वाभाविक है।
पर सुन्नी देश तो अमेरिका से रिश्ते बनाकर चल रहे थे, लेकिन खामनेई से वह उम्मीद कर रहे थे कि वो अमेरिका और इजराइल से दोस्ती न रखे। और वहीं पर खोमैनी के बाद खामनेई ने वही रास्ता पकड़ा जो जनता को खूब रासाया, भले ही वह उसके हित में नहीं था। खामनेई के पास भी जनता को अच्छी लगने वाली बातें बोलने का हुनर था। क्रांति हुई और उस समय जो वहाँ का राजा था मोहम्मद रजा पहलवी, उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। जश्न मना उस समय और मातम बन रहा है इस समय। जिस तरह से वेस्ट को खुश करने के चक्कर में यूक्रेन बर्बाद हो गया, उसी तरह से दुनिया भर के मुसलमानों का हीरो बनने के चक्कर में आज ईरान बर्बाद हो चुका है। हाँ, मुझे यह भी पता है कि जो मुस्लिम यूथ है वो यही सुनना चाहता है कि इजराइल मिट जाएगा, इजराइल नेस्तनाबूद हो जाएगा। पर मुझे पता है कि मैं अगर ऐसा बोलूँगा तो हो सकता है कि आप मुझे अपना रोल मॉडल बना लें, लेकिन आपका रोल मॉडल बनने के लिए मैं झूठा सपना नहीं दिखा सकता, क्योंकि ना मैं नेता हूँ, ना मैं बिजनेसमैन हूँ, और मौलवी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं हूँ सुधारक, मैं हूँ चिंतक, मैं हूँ शिक्षक। और शिक्षक सही मायने में वही होता है जिसका न धर्म से मतलब होता है, न जाति से मतलब होता है, बल्कि उसका मतलब सच से होता है।